हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का क्लासिक कॉन्सेप्ट क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं द केमिकल बॉन्ड बिफोर 1926। मतलब 1926 से पहले जो केमिस्ट थे, जो साइंटिस्ट्स थे, वो केमिकल बॉन्ड को कैसे डिफाइन करते थे। 1926 के बाद कुछ चेंजेस आए, जिसके बाद केमिकल बॉन्ड का डेफिनेशन ही बदल गया। तो आज हम बेसिक करेंगे 1926 से पहले वाले केमिकल बॉन्ड का। तो कोई भी कंसिडरेशन अगर हम करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, एक एक चीज समझेंगे। मॉलिक्यूल, तो स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल में शेप और साइज हम देखते हैं, और शेप और साइज किसी भी मॉलिक्यूल के प्रॉपर्टीज को, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज और बाकी और सभी प्रॉपर्टीज है, उस चीज को अफेक्ट करता है। ओके, तो जब भी हम शेप की बात करेंगे तो स्टार्ट हो जाएगा हमारा, शेप की बात करेंगे किसी भी मॉलिक्यूल का तो स्टार्ट हो जाएगा हमारा केमिकल बॉन्ड। ठीक है, केमिकल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाएगा। और केमिकल बॉन्ड क्या होता है? ये एक फोर्स होता है दैट होल्ड्स, मैं लिखता हूं यहाँ पे, फोर्स फोर्स दैट होल्ड्स होल्ड्स ओके, दैट होल्ड्स एटम टुगेदर इन ए मॉलिक्यूल, एटम्स एटम्स टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल, इन अ मॉलिक्यूल। ओके, तो एक चीज तो समझ में आ गया कि जो केमिकल बॉन्ड है जिसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, वो एक तरह का फोर्स है। ठीक है, वो फोर्स जो कि एटम को एक दूसरे से जोड़ के रखता है, और एटम को एक दूसरे से जोड़ के रखेगा तो उसे हम क्या कहेंगे? जो जो बनेगा हमारा एटम कंबाइन होकर, उसे हम क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल कहेंगे। तो डिस्कशन हमारा 1926 से पहले है। ठीक है, इसी टर्म में हम लोग करेंगे। लेकिन जब हम इससे पहले 1926 से पहले क्वांटम मैकेनिक्स का, क्वांटम मैकेनिक्स मैकेनिक्स ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स का जो है, ये क्या कहते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स का खोज नहीं हुआ था। तो जब क्वांटम मैकेनिक्स आया तो बहुत सारा चेंज, ट्रिमेंडस चेंजेज हुआ डेफिनेशन ऑफ बॉन्ड में। मतलब किस तरह से एटम एक दूसरे के साथ अटैच्ड है, और इसके पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में भी बहुत सारा कुछ चेंज हुआ, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल होने के साथ साथ क्या है, वेव भी है। तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो वेव नेचर को दर्शाता है। तो वेव नेचर के कारण और इसका स्पीड बहुत अधिक होने के कारण क्वांटम मैकेनिक्स में जो बॉन्ड डिफाइन होता है वो वेव इक्वेशन के हिसाब से, ठीक है, वेव इक्वेशन और बाइटल के हिसाब से डिफाइन होता है। डेट इज, वहां पे हम लोग देखेंगे इंटरफेरेंस ऑफ वेव, तो वो मॉलिक्यूलर थ्योरी का बात है, तो वहां पे हम लोग चलेंगे। ठीक है, अब आप बात करते हैं क्या था बॉन्ड बिफोर 1926। तो हिस्ट्री कहता है कि 1916 में 1916 में दो साइंटिस्ट आए, मतलब दो तरह के बॉन्ड आया। ठीक है, दो तरह का बॉन्ड क्या हुआ, इंट्रोड्यूस हुआ। एक बॉन्ड इंट्रोड्यूस हुआ आयोनिक बॉन्ड, ध्यान से समझेंगे, आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, और दूसरा जो बॉन्ड, दोनों एक ही साल में आया था, दूसरा जो बॉन्ड है ये हुआ था हमारा कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, नाउ जो आयनिक बॉन्ड है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, जो आयनिक बॉन्ड है ये दिया गया था वॉल्टर कॉसल, वॉल्टर वॉल्टर कॉसल के द्वारा, वॉल्टर कॉसल, कौशल में डबल एस ई एल, वॉल्टर कौशल के द्वारा दिया गया था, जो कि जर्मनी के थे। कहाँ के थे? जर्मनी के थे। ओके, नाउ कोवैलेंट बॉन्ड जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया था जी एन लेविस के द्वारा। जी एन लेविस, ये बहुत बेसिक में बता रहा हूँ, जी एन लेविस के द्वारा, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से थे, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया। ओके, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया था। तो यहाँ पे अब हम जानने वाले हैं कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है और कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। बेसिक है, चलिए स्टार्ट करते हैं।
तो अगर हम बात करें किसी भी एटम का, देखिए ध्यान से, अगर कोई भी एटम है, तो ये एटम जो है इसके बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है, और इसके चारों ओर एक निश्चित कक्षा में, जिसको हम ऑर्बिट कहते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, कंसंट्रिक सेल, ये कंसंट्रिक सेल होता है, इसमें चक्कर काटता रहता है। ठीक है, कंसंट्रिक सेल में चक्कर काटता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का पाथ है वो कंसंट्रिक शेल है, या इसको हम एनर्जी लेवल भी कहते हैं। ठीक है, सो वी कैन से दैट ये हमारा क्या हो जाएगा, एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल। ठीक है, राइट। तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल में अपने कंसंट्रिक सेल में चक्कर काटता रहता है। तो यहाँ पे किसी भी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेट इन ईच सेल, किसी भी सेल में कितना मैक्सिमम नंबर हो सकता है। तो देखिए, पहले सेल में मैक्सिमम, अगर ये फर्स्ट सेल है तो 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। ठीक है, दूसरे सेल में अगर हम बात करें, ये दूसरा है, तो इसमें हमारा कितना हो सकता है, 8 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकता है। अगर तीसरे की बात करें, एक और मैं ड्रॉ यहाँ पे करूँ, ठीक है, तीसरे सेल, कॉन्सेंट्रिक सर्किल है, तीसरे सेल में या तो 8 होगा या फिर 18 होगा। ठीक है, इस तरह से चलता जाता। तो एक फॉर्मूला है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईच एनर्जी लेवल, दैट इज 2n²। ध्यान से देखेंगे, 2n², ये आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाया जाएगा, तो वहां से आप देख लेंगे। ठीक है, तो जब भी किसी भी एटम का, अगर स्टेबिलिटी की बात करें, देखिए कोई भी एटम क्या होना चाहता है कि स्टेबल होना चाहता है। केमिकल बॉन्डिंग में जो फोर्स है, वो फोर्स जनरेट कब होता है, जब जो एटम एक दूसरे के पास आता है, तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी पाना चाहता है। कोई भी बंदा, कोई भी आदमी भी, कोई भी चाहता है कि हम मैक्सिमम स्टेबल रहें। तो स्टेबिलिटी फॉर्मेशन के दौरान जो प्रक्रिया होती है, तो उसमें हमारा केमिकल बॉन्ड होता है। तो कोई भी एटम मैक्सिमम स्टेबिलिटी कब होता है, जब इसका आउटर सेल क्या होता है, फुल हो जाता है। ठीक है, आउटर सेल क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आउटर सेल फुल हो जाता है। अगर किसी भी, मतलब इलेक्ट्रॉन से फुल हो जाता है, तो इसका मैक्सिमम स्टेबिलिटी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मैक्सिमम स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी। और आउटर सेल अगर पूरा फुल हो गया, मैक्सिमम स्टेबिलिटी आ गया, तो ये नोबेल गैस का कॉन्फ़िगरेशन ले लेता है। तो जितने भी आयनिक बॉन्ड होंगे, या फिर कोवेलेंट, जो भी आयनिक बॉन्ड होंगे या कोवेलेंट बॉन्ड होंगे, मैक्सिमम जो बॉन्ड एराइज होगा, उसमें क्या होगा कि एक टेंडेंसी होगा एटम का टू अटैन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अटैन करने के लिए क्या होगा, आयनिक बॉन्ड में और कोवैलेंट दोनों बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का टेंडेंसी होगा। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, आपको समझ में आ जाएगा। सपोज हमने लिथियम एटम की बात किया, क्या किया, लिथियम एटम का बात किया। ठीक है, तो एल आई से अगर हम इसको निरूपित करें, तो ये एल आई हमारा न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, ये सपोज ये न्यूक्लियस को हमने ऐसे घेर दिया। ठीक है, अब एल आई लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर इसका होता है 3। तो इसके कितने सेल होंगे, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हमने डाल देते हैं यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन ये, फर्स्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन ये आ गया। अब एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये दूसरा इलेक्ट्रॉन किस सेल में होगा, फर्स्ट में ना होकर दूसरे सेल में होगा। ओके, तो इस सेल में ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन आ गया। तो 3 इलेक्ट्रॉन लिथियम एटम में इस तरह से मूव करते रहेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें आउटर सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है, 8 इलेक्ट्रॉन आ सकता है। ओके, लेकिन आउटर सेल में कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है। जस्ट इनर सेल में अगर देखें तो 2 है, और इनर सेल पहला सेल है, तो पहला सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है, ये 2 है। ठीक है, 2 आ सकता है। तो अगर ये आउटर सेल वाला इलेक्ट्रॉन निकल जाए यहाँ से, ठीक है, अगर हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं किसी तरह, तो अगर ये आउटर सेल वाला इलेक्ट्रॉन निकल जाए, तो लिथियम एटम में सिर्फ और सिर्फ एक सेल बचेगा, पहला, जिससे कि जो सेकेंड सेल है, सेकेंड एनर्जी लेवल वैनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो अब अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी तरह यहाँ से निकल जाता, तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, तो ध्यान से देखेंगे क्या हो जाएगा, एल आई, ये न्यूक्लियस, ओके, और यहाँ पे
क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं 2 से। अब ऐसा होने के बाद चूंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो ये पॉजिटिवली 1 पॉजिटिवली चार्ज हो गया प्लस, ठीक है। सो इसको अगर हम लोग केमिकल इक्वेशन में लिखेंगे तो Li, ठीक है, यहाँ से हमारा हो जाएगा Li प्लस, ओके, प्लस एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं एक और एटम का, फ्लोरीन का सपोज। तो फ्लोरीन में हमारा ये फ्लोरीन है, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन को हम प्रोवाइड कर देते हैं, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 9। लिथियम का यहाँ पे मैं 3 लिख देता हूँ, फ्लोरीन का कितना होता है 9। तो सेकेंड सेल में बचा कितना, 2 फर्स्ट सेल में आ गया, सेकेंड सेल में कितना होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 और 7। सेकेंड सेल में कितना होगा, 7 हो गया। अब देखिए 7 इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल काम है। तो किसी तरह अगर फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो आउटर सेल में, अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो आउटर सेल में कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। मतलब आउटर सेल इसका कंप्लीट हो जाएगा, ऑक्टेट इसका पूरा हो जाएगा। जब ऑक्टेट पूरा हो जाएगा तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, मैक्सिमम स्टेबिलिटी में आ जाएगा। सो यहाँ पे अगर हम कहें कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कहीं से इसको इलेक्ट्रॉन अगर मिलता है तो अब जो फ्लोरीन का स्ट्रक्चर हो जाएगा वो इस तरह से, ये न्यूक्लियस हो गया, अब इस तरह से हो जाएगा हमारा, ठीक है। 1 2 2 तो फर्स्ट सेल में होगा, सेकेंड सेल में क्या हो जाएगा 8। सो वी कैन ड्रॉ 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ इस तरह से 8 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब एक इलेक्ट्रॉन चूंकि इसने गेन किया है, न्यूक्लियस में हमारे पास 9 प्रोटॉन हैं और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 हो गए। तो एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसका मतलब है ये निगेटिवली, एक निगेटिव चार्ज इसमें ज़्यादा है। सो वी कैन राइट हियर निगेटिव चार्ज। अब इस इक्वेशन को अगर हमें लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि फ्लोरीन को अगर एक इलेक्ट्रॉन हमें मिल जाए कहीं से इलेक्ट्रॉन, तो ये हमारा F माइनस हो जाएगा, ठीक है, F माइनस हो जाएगा। तो ये गेन ऑफ लिथियम के केस में क्या हो गया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और फ्लोरीन के केस में क्या हो गया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब लिथियम आयन, अगर लिथियम आएगा फ्लोरीन के पास तो क्या करेगा, फ्लोरीन जो है लिथियम के आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, अपने पास ले लेगा, ठीक है। इसका मतलब है कि लिथियम एटम जो है पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और फ्लोरीन एटम हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। सो इसको अगर इक्वेशन के फॉर्म में अगर हम लोग लिखें, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, वेट ए मिनट, ठीक है, समझ में आ रहा है सारा कुछ। सो वी कैन राइट हियर फ्लोरीन Li, ठीक है, ये हमारा लूज किया एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो लूज किया Li माइनस प्लस Li, ठीक है, Li प्लस हो जाएगा ये। और फ्लोरीन जो है ये इसी इलेक्ट्रॉन को अगर ले लेता है किसी तरह तो ये F माइनस बन गया। अब ये हमारा जो बनेगा कंबाइन होके आयनिक फॉर्म में ये रहेगा Li प्लस और Fe माइनस, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन देगा वो इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन ले लेगा। तो अब यहाँ पे चार्ज सेपरेशन हो गया Li प्लस आयन के फॉर्म में और F माइनस, ओके, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे, अभी तक समझ में आ गया होगा। सो यहाँ पे आयन सेपरेशन है और कूलम्स लॉ कहता है कि अगर हमारा कोई भी चार्ज है, अपोजिट चार्ज, चार्ज 1 और चार्ज 2 अपोजिट चार्ज है, तो इस दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स अट्रैक्शन का होगा, ठीक है, अट्रैक्शन का फोर्स होगा। और ये फोर्स जो है फिजिक्स से हम जानते हैं F इज इक्वल टू 1/4πε0 mod ऑफ Q1 इंटू mod ऑफ Q2 डिवाइड बाई सेपरेशन ऑफ चार्ज का स्क्वायर, इसके बराबर होता है। तो इस अट्रैक्शन फोर्स के कारण ये एक दूसरे के बीच में बॉन्ड बना लेगा और हम कहेंगे कि LIF बन गया, ठीक है। और इसे हम लोग LIF इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। सेम केस सोडियम क्लोराइड में होगा, बहुत सारे सोडियम क्लोराइड में, पोटेशियम ब्रोमाइड में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में आएगा। जनरली जो ये होता है
आयनिक बॉन्ड जनरली हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो कि फ्लोरीन है और हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम डेट इज लिथियम है, इस तरह के एटम के बीच में हमारा आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जो फोर्स है अपोजिट चार्ज के कारण, ये हमारा आयनिक बॉन्ड कहलाता है। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे मैंने बताया कि जो भी होगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और नॉन मतलब मेटल और नॉन मेटल, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या हो जाएगा, जनरली मेटल हो जाएगा, और इलेक्ट्रोनिगेटिव ये क्या हो जाता है, हमारा नॉन मेटल हो जाएगा। ठीक है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो फार राइट साइड में अगर पीरियोडिक टेबल की बात करें हम लोग, पीरियोडिक टेबल के इधर राइट साइड में नॉर्मल गैस से पहले हमारा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होगा, और जो फर्स्ट ग्रुप को छोड़ दें सेकेंड ग्रुप में अगर देखें तो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रो पॉजिटिव, फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप दोनों को देखेंगे तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव हमारा क्या आएगा, एलिमेंट आएगा। तो इस तरह अगर कॉम्बिनेशन होता है एलिमेंट के बीच में, तो ऐसे बॉन्ड से ऐसे फोर्स से हमारा आयनिक बॉन्ड बनता है। तो आप आराम से अब आयनिक बॉन्ड को डिफाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए हम लोग आयनिक बॉन्ड के लिए ही यहीं पे हम लोग क्लास को क्या करते हैं, होल्ड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे यही रहेगा, केमिकल बॉन्ड ही रहेगा, लेकिन हम लोग देखेंगे कोवैलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं, कैसे बनता। थोड़ा सा हम लोग इसको रिकैप कर लें। स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए हमने केमिकल बॉन्ड की बात किया था, और केमिकल बॉन्ड क्या होता है, वो फोर्स होता है जो कि एटम को बांध के रखता है। 1926 से पहले जो केमिकल बॉन्ड था वो पार्टिकल नेचर पे, इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल नेचर पे था, और 1926 के बाद जो डिफाइन हुआ वो हमारा वेव नेचर के हिसाब से हुआ। तो 1916 में आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड आया। आयनिक बॉन्ड जो दिया वो जर्मनी के थे, कौशल साहब थे, और 1916 में जो कोवैलेंट बॉन्ड आया वो जीएन लेविस थे जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के थे। अब जो जब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के संपर्क में आएगा तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम से इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम उसका एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, एक ले लेगा, दो ले लेगा, जितना वो ले सकता है, उसकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, वैलेंसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, इस चीज़ को भी हम बाद में देखेंगे। तो इस हिसाब से इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन का फोर्स आता है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, और फिर हमारा जो है आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, कोवैलेंट बॉन्ड को देखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो प्लीज़ शेयर जरूर कीजिए, कंटेंट को पूरा देखिए, आपका सारा कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो जाएगा। आज के लिए इतना रखते हैं। हैव ए नाइस डे। जय हिंद।